दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द बेस्ट वन हॉर पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ कुछ प्रसिद्ध हॉन्टेड आइलैंड्स की बेहद डरावनी और सच्ची कहानियां। ये कहानियां आपको जरूर पसंद आएंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। ये घटना बहुत साल पहले की है, लेकिन उसकी याद आज भी मेरे भीतर नमक की तरह घुली हुई है। उस समय मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर था और अपनी पढ़ाई के आखिरी चरण में थीसिस पूरी कर रहा था। मेरा विषय था समुद्र के पास बने कंक्रीट के ढांचों का धीरे धीरे टूटना और खराब होना। सुनने में ये जितना बोरिंग लगता है, सच मानिए उससे भी ज्यादा बोरिंग है। लेकिन उसी शोध ने मुझे जापान पहुंचा दिया और अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि शायद मुझे वहां कभी जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे नागासाकी में एक पढ़ाई से जुड़ा सम्मेलन अटेंड करने के लिए बुलाया गया था। वहीं मेरी मुलाकात एक प्रोफेसर से होनी थी जिनसे मैं कई महीनों से ईमेल पर बात कर रहा था। उनका नाम था डॉक्टर यामामोटो। वे पुराने कारखानों और फैक्ट्रियों के टूटने बंद होने और उससे समाज पर पड़ने वाले असर पर शोध करते थे। मेरी पढ़ाई का विषय अलग था, लेकिन हमारे काम में कुछ बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसलिए हम दोनों मिलकर चर्चा करना चाहते थे। सम्मेलन खत्म होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं सच में समुद्र के किनारों के टूटने यानी समुद्री शरण को समझना चाहता हूं तो सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं है। मुझे ऐसी जगह खुद जाकर देखनी चाहिए जहां कई सालों से समुद्र और कंक्रीट के बीच लगातार टक्कर चल रही हो। उसी शाम उन्होंने बताया कि वो मेरे लिए एक खास अनुमति दिलवा सकते हैं, हाशिमा आइलैंड पर रिसर्च करने का परमिट। मैंने पहले तो सोचा वे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो जगह आम लोगों के लिए लगभग बंद थी। पर्यटक केवल सीमित हिस्से तक जा सकते थे, वो भी गाइड के साथ। लेकिन इमारतों के अंदर जाने की अनुमति बहुत कम लोगों को मिलती थी। अगर आपने हाशिमा आइलैंड की तस्वीरें देखी हैं तो आप जानते होंगे कि वो समुद्र के बीच एक पथरीले टुकड़े की तरह खड़ा है। दूर से देखने पर वो किसी युद्धपोत जैसा लगता है, यानी युद्ध में इस्तेमाल होने वाला पानी का जहाज। इसीलिए उसे बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। ऊंची समुद्री दीवार, उसके भीतर एक दूसरे से सटी बहुमंजिला इमारतें, टूटी खिड़कियां, खुली बालकनियां, जैसे किसी ने पूरी बस्ती को समय में रोक दिया हो। कभी वहां हजारों लोग रहते थे। समुद्र के नीचे कोयले की खदानें थी। मजदूर, उनके परिवार, स्कूल, अस्पताल, दुकानें, एक पूरा शहर था। फिर 70 के दशक में खदानें बंद हुई और लोग वहां से चले गए। जिस दिन मुझे वहां जाना था उस दिन सुबह से आसमान धुंध से भरा हुआ था। समुद्र का रंग भी अजीब सा था, भारी और धातु जैसा, जैसे पिघला हुआ सीसा। रिसर्च ऑफिस की तरफ से भेजी गई एक छोटी नाव में मैं और मेरा एस्कॉर्ट तेशी बैठे। तेशी मेरा गाइड भी था और सहायक भी। तेशी बहुत कम बोलता था। उसके चेहरे पर ना मुस्कान थी ना गुस्सा, बस एक सीधा बिना भाव वाला चेहरा था उसका। जैसे जैसे नाव हाशिमा आइलैंड के पास पहुंची, मेरी छाती में हल्का सा दबाव महसूस होने लगा। दूर से वो द्वीप छोटा लगता था, लेकिन पास आते ही उसकी ऊंची ऊंची इमारतें और घनापन डरावना लगने लगा। टूटी हुई खिड़कियों के खाली फ्रेम ऐसे लग रहे थे जैसे सैकड़ों अंधी आंखें हमें चुपचाप देख रही हों। हमारी नाव डॉक पर रुकी और वहां उतरते ही तेशी ने नियम दोहराए, जैसे तय रास्ते से बाहर नहीं जाना, लाल निशान वाले हिस्सों में प्रवेश नहीं करना, बिना जरूरत कुछ न छूना और हर समय उसकी नजर में ही रहना। आखिरी नियम को उसने 2 बार दोहराया। उसकी आवाज में हल्का सा जोर था, जैसे वो सिर्फ नियम नहीं बल्कि चेतावनी दे रहा हो।
मैंने सिर पर हेलमेट पहना हुआ था, पैरों में मजबूत स्टील टो वाले जूते थे ताकि गिरते पत्थरों या लोहे से बच सकूं। मैंने मोटी और मजबूत सुरक्षात्मक पैंट भी पहन रखी थी जिससे किसी टूटे कांच या किसी तेज चीज से चोट ना लगे। चलते समय जूते कंक्रीट पर भारी आवाज कर रहे थे। हवा तेज थी और इमारतों के बीच से गुजरते हुए सीटी जैसी ध्वनि पैदा कर रही थी। वो आवाज किसी खोखले गले से निकलती कराह जैसी लगती थी। पहले 2 घंटे काम में बीते। मैं दरारें नाप रहा था, तस्वीरें ले रहा था, लोहे की चीजों में लगी जंग की मोटाई दर्ज कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि इस जगह की खामोशी साधारण खामोशी नहीं थी। उसके बाद हम एक बड़े आवासीय ब्लॉक में दाखिल हुए, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग। उसकी सीढ़ियां जर्जर थी, रेलिंग आधी टूटी हुई, फर्श में दरारें थी जिनसे नीचे अंधेरा दिखता था। मैं सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने लगा। आधी मंजिल पार करते ही मुझे एहसास हुआ कि तेशी मेरे पीछे नहीं आ रहा। मैंने झुककर सीढ़ियों से नीचे देखा। वो सीढ़ियों के मुहाने पर खड़ा था। मैंने पूछा कि वो ऊपर नहीं आएगा। उसने सिर हिलाया और कहा कि वो नीचे ही इंतजार करेगा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए मुझ पर टिकी रहीं। उनमें कुछ था जिसे मैं उस समय समझ नहीं पाया। उस बिल्डिंग में ऊपर पहुंचकर हवा और ठंडी हो गई। गलियारे में धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसी धूल में एक साफ पगडंडी भी बनी हुई थी, जैसे कोई बार बार उसी रास्ते से गुजरा हो। मेरे कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। मैंने खुद को समझाया कि ये शायद पुराने पर्यटकों के निशान होंगे, लेकिन गाइड और टूरिस्ट उस इमारत के भीतर नहीं आते थे और धूल इतनी ताजा थी कि हाल ही में वहां हलचल हुई होगी ऐसा आभास दे रही थी। गलियारे के आखिर में एक कमरा था। उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। हवा के बावजूद वो दरवाजा हिल नहीं रहा था, जैसे किसी ने उसे उसी स्थिति में रोका हो। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और उस कमरे के अंदर कदम रखा। भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध नाक में घुसी। कमरे की दीवार को छुआ तो बाकी इमारत की तुलना में वो हल्की नरम थी। समुद्री हवा से ठंडी हो चुकी कंक्रीट के बीच वो गर्माहट अस्वाभाविक लगी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे उस कमरे के कोने में कुछ तो हिला हो। मैंने उस तरफ टॉर्च घुमाई। टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों और गिरे हुए प्लास्टर पर पड़ी। वहां और कुछ नहीं था, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि हेलमेट के भीतर मुझे मेरी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। मैं उस कमरे से बाहर निकलने को मुड़ा और तभी मुझे ऐसा लगा कि गलियारे में कोई खड़ा है। मुझे एक परछाई सी दिखाई दी, लेकिन जब मैंने टॉर्च की रोशनी डाली तो कुछ नहीं था। लेकिन इस बार मुझे साफ सुनाई दिया। ऊपर वाले फ्लोर पर बहुत हल्की कदमों की आवाजें, जबकि तेशी तो नीचे था और चौथी मंजिल पर मैं एकदम अकेला था। और वो आवाज मेरे सिर के ठीक ऊपर से आई थी, ऊपर वाले फ्लोर से। मैं कुछ क्षणों तक वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। ऊपर से आई वो हल्के कदमों की आवाजें फिर से सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा साफ। कदमों की वो आवाज बेतरतीब नहीं थी, बल्कि धीमे और संभल कर रखे गए कदमों की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर अपने कदमों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा हो, फिर भी अपने कदमों की आवाज को पूरी तरह नहीं दबा पा रहा हो। मेरी उंगलियां टॉर्च पर कस गई। मैंने रोशनी ऊपर की ओर डाली, लेकिन सीढ़ियों के मोड़ और टूटे हुए फर्श के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो पुरानी इमारत है। हवा जब खाली कमरों और दरारों से गुजरती है तब अजीब आवाजें पैदा करती है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं डर रहा था, क्योंकि उन कदमों की आवाज में एक लय थी, वजन था, और सबसे डरावनी बात, उसमें इरादा था कुछ करने का।
मैं गलियारे में वापस आया। धूल की मोटी परत पर मेरे कदमों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उन निशानों में एक बदलाव था। मेरे जूतों के चौड़े भारी निशानों के बीच एक और निशान दिखाई दे रहा था, छोटा, लंबाई में कम, जैसे किसी नंगे पैर ने अभी अभी कदम रखा हो। मेरी सांस हल्की सी अटक गई। मैंने घुटनों के बल झुककर उसे ध्यान से देखा। वो पैरों का निशान पुराना नहीं था, वो अभी कुछ पल पहले का ही था। और वो पैरों का निशान मेरे पैरों के निशान के ठीक ऊपर आकर रुका हुआ था, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो और अचानक ठहर गया हो। उसी समय मेरे वॉकी टॉकी में खरखराहट हुई। आवाज टूटी हुई थी, जैसे सिग्नल कमजोर हो। तेशी वॉकी टॉकी पर कुछ कह रहा था। उसकी भाषा को मैं पूरी तरह नहीं समझ पाता था, लेकिन उसके स्वर में एक तनाव था, ऐसा तनाव जो पहले नहीं था। मैंने हकलाते हुए जवाब दिया कि ऊपर कुछ आवाजें आ रही है और मुझे अजीब निशान दिख रहे हैं। कुछ पल तो वॉकी टॉकी में एकदम सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक एक छोटा सा संदेश आया, नीचे आओ अभी। उसकी आवाज में एक दबा हुआ डर था। डरा हुआ तो मैं भी था। मैं डरते डरते सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियां उतरने के लिए मोड़ तक पहुंचा, मेरे कदम अपने आप रुक गए। तीसरी और चौथी मंजिल के बीच का हिस्सा अब मलबे से भरा हुआ था। उसमें टूटे कंक्रीट के टुकड़े, झुकी हुई रेलिंग और ताजा गिरी धूल की परत थी। ये ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कुछ भारी चीज वहां से गिरी हो, लेकिन मैंने ऊपर कोई धमाका नहीं सुना था। सीढ़ी का इतना बड़ा हिस्सा टूट गया और आवाज तक नहीं हुई। ये अजीब और डराने वाली बात थी। मैंने वहां से नीचे झांका। तेशी अब नीचे नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने जोर से उसका नाम पुकारा। आवाज खाली दीवारों से टकराकर लौट आई, मगर तेशी का कोई जवाब नहीं आया। तभी मेरे पीछे गलियारे में कुछ खड़कने की आवाज हुई। वो आवाज बहुत हल्की थी, जैसे किसी ने धीरे से पैर घसीटा हो। मैं तुरंत मुड़ा। खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। उसी रोशनी में मैंने देखा कि धूल की सतह पर नए निशान बन रहे थे, ठीक मेरी आंखों के सामने, एक के बाद एक, जैसे कोई अदृश्य कदम मेरी तरफ बढ़ रहे हों। हर कदम के साथ धूल दबती जा रही थी और पैर का आकार बन रहा था, पर वहां पर कोई शरीर नहीं था। सिर्फ फर्श पर पैरों के निशान उभरते जा रहे थे और वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहे थे। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मैं बाहर से भी उसकी कंपन महसूस कर पा रहा था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पीछे दीवार ने मेरा रास्ता रोक लिया। वॉकी टॉकी में फिर से आवाज आई। इस बार उसमें तेशी की आवाज नहीं थी, बल्कि एक बहुत हल्की सी फुसफुसाहट थी, इतनी धीमी कि पहले लगा कि शायद मेरा भ्रम है। फिर मैंने उसे साफ सुना। उस वॉकी टॉकी में कोई मेरा नाम ले रहा था। अब मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वॉकी टॉकी जमीन पर दे मारा। उसका प्लास्टिक टूट गया और आवाज बंद हो गई। मेरे सामने बने पद चिन्ह अचानक रुक गए। कुछ सेकंड्स तक एक गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर ऊपर की मंजिल से एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी की पूरी इमारत कांप उठी। छत से धूल और छोटे कण गिरने लगे। मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे से फर्श टूट जाएगा, इसलिए मैंने भागने का फैसला किया। गलियारे के दूसरी छोर पर एक संकरी सर्विस सीढ़ी दिखी जो पहले मेरी नजर में नहीं आई थी। मैं उस सीढ़ी की तरफ दौड़ा। अब मुझे मेरे पीछे से किसी और के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे अब छिपे हुए नहीं थे, वे तेज थे और कई दिशाओं से आ रहे थे, जैसे सिर्फ एक आदमी नहीं हो, बल्कि कई सारे लोग हों।
मैं सीढ़ी से लगभग फिसलता हुआ नीचे उतरने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मैंने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हवा भारी थी, बंद कमरों की सीलन और किसी अनजानी गंध से भरी हुई। एक कमरे के भीतर हल्की रोशनी झिलमिलाई। मैं अनायास ही उधर खींचा चला गया। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे को धकेला और देखा कमरा अंदर से खाली था, लेकिन दीवार के पास कंबलों का एक ढेर रखा हुआ था। पास में खाली पानी की बोतलें, एक छोटा सा गैस बर्नर, कुछ सूखे खाने के पैकेट। ये सब देखकर साफ पता चल रहा था कि यहां हाल ही में कोई रह रहा था। तभी मेरे पीछे से दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। मैंने घबराकर दरवाजा खोला और कमरे से बाहर भागा। गलियारा अब अजीब लग रहा था, जैसे दीवारें अब पहले से ज्यादा पास आ गई हों, जैसे जगह सिकुड़ रही हो। अब मेरे भागते कदमों के साथ और भी कदमों की आवाजें आ रही थी, अलग अलग दिशाओं से, ऊपर से, नीचे से, दीवारों के पार से। मैं पूरी ताकत से दौड़ा। आखिरकार सीढ़ियों में दौड़ते हुए मैं पहली मंजिल पर पहुंचा। पहली मंजिल पर पहुंचकर बाहर का उजाला दिखा। मैं भागते हुए खुले मैदान में आ गया। अब समुद्र की हवाएं तेज थी, लेकिन अब वो सुकून देने वाली नहीं, बल्कि पीछा करती हुई सी लग रही थी। डॉक, जहां पर हमारी नाव खड़ी थी, वो कुछ ही दूरी पर था और मैंने देखा कि वहां पर तेशी खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, मानो जैसे वो काफी देर से हिला ही ना हो। मैं भागता हुआ, हांफता हुआ डॉक तक पहुंचा। मेरे जूते कंक्रीट पर घिसट रहे थे, सांसें सीने में जलन पैदा कर रही थी और सिर के भीतर वही कदमों की आवाजें गूंज रही थी जो उस इमारत के अंदर मेरा पीछा कर रही थी। तेशी एकदम चुपचाप स्थिर खड़ा था, समुद्र की ओर पीठ किए हुए, मानो जैसे वो पूरे समय से मेरा ही इंतजार कर रहा हो। मैंने उसके कंधे पकड़कर उसको झकझोर दिया और लगभग चिल्लाते हुए उसे सब कुछ बताने लगा। इमारत के ऊपर गलियारे में धूल में उभरते पैरों के निशान, वो टूटा हुआ मलबा, कमरे में रखे कंबल और वॉकी टॉकी में आती वो फुसफुसाहट जो मेरा नाम ले रही थी, और उसी आकृति के बारे में भी बताया जिसकी मैंने गलियारे में सिर्फ एक झलक देखी थी। मेरी बातें सुनकर तेशी कुछ क्षण तक मुझे बस देखता ही रहा। उसकी आंखों में ना घबराहट थी, ना आश्चर्य, केवल एक गहरी थकी हुई शांति थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि हमें तुरंत लौट जाना चाहिए। मैंने पीछे मुड़कर एक नजर उसी इमारत पर डाली और एक आधे सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे 5वीं मंजिल की एक टूटी हुई खिड़की से कोई पीछे हटा हो। वो खिड़की एकदम खाली थी, लेकिन मुझे यकीन था कि कुछ पल पहले वहां कोई खड़ा था जो हमें वहां से देख रहा था। लेकिन मेरे देखते ही वो खिड़की से पीछे हट गया। तेशी और मैं नाव की तरफ बढ़े। मैं वहां से जल्दी निकलना चाहता था, लेकिन तेशी की चाल नापी हुई थी, मानो जैसे उसे किसी चीज की जल्दबाजी ना हो, मानो जैसे उसे मालूम हो कि जो भी वहां है वो अब उन पर हमला नहीं करेगा। नाव तक पहुंचते ही मैंने एक बार फिर उस आइलैंड की तरफ देखा। हवा तेज हो गई थी। खिड़कियों के खाली चौखटों से सीटी जैसी आवाज निकल रही थी, पर इस बार उन आवाजों में कुछ और भी मिला हुआ था, एक लंबी खींची हुई कराहट। जैसे मैंने तेशी से पूछा कि क्या उसने वो कराह सुनी, लेकिन तेशी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने नाव की रस्सी खोली और इंजन स्टार्ट किया। नाव धीरे धीरे डॉक से अलग हुई। पानी में लहरें उठी और जैसे ही हम कुछ मीटर दूर हुए, ऊपर उसी इमारत की छत पर मुझे हलचल दिखाई दी। पहले एक आकृति,
फिर दूसरी, फिर तीसरी। वे आकृतियां एकदम स्थिर खड़ी थी। वे हिल नहीं रहे थे, बस हमारी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा, और हमेशा की तरह दोबारा देखने पर कुछ नहीं दिखा। नाव आगे बढ़ती रही, द्वीप पीछे छूटता गया, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सा एहसास बैठ गया था, जैसे वो इमारत, वो जगह हमें दूर जाते हुए देख रही हो, जैसे उस इमारत की खाली खिड़कियों के पीछे लोग खड़े हों और हमें जाता हुआ देख रहे हों। मुख्य भूमि पर पहुंचते ही मैंने तेशी से फिर से सवाल किए, मगर वो चुप रहा। फिर अचानक बोला कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों को ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मैंने तेशी से पूछा कि क्या वो जानता था कि वहां उस इमारत में कोई रहता है। उसने मेरी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में हल्का सा डर दिखाई दिया। उसने कहा कि आधिकारिक तौर पर वहां कोई नहीं है। तब मैंने पूछा, और औपचारिक तौर पर? तो वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी आंखों में झांकता रहा, और उसका जवाब मैं समझ गया था। अगले दिन मैंने डॉक्टर यामामोतो से संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें ईमेल भेजा, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने फोन किया, मगर उनका नंबर बंद था। सम्मेलन के आयोजकों से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि वे अचानक शहर छोड़कर चले गए हैं और उनके बारे में ज्यादा और कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे ये बात सामान्य नहीं लगी। मैंने रिसर्च ऑफिस में भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरा परमिट सीमित समय के लिए था और अब समाप्त हो चुका है। जब मैंने उनसे उस इमारत के अंदर दिखे निशानों का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि इमारत कमजोर होने की वजह से ऐसा महसूस होना आम बात है। ऐसी जगहों पर दिमाग कई बार भ्रम पैदा कर देता है, लेकिन मुझे यकीन था कि वो मेरा भ्रम नहीं था। मैंने साफ साफ कदमों के निशान देखे थे, लाइव बनते हुए। मैंने धीमी फुसफुसाहट भी सुनी थी। मैंने गैलरी के आखिरी छोर पर एक झलक किसी को देखा भी था। और सबसे जरूरी बात, उस एक कमरे में इंसान के रहने के साफ संकेत थे। अपने देश वापस लौटकर कुछ हफ्तों बाद मैंने तेशी को आखिरी बार एक छोटा सा संदेश भेजा। मैंने उससे पूछा था कि क्या वहां कोई रहता है। काफी देर बाद उसका जवाब आया। उसने जवाब में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी। उसने लिखा था, कुछ जगहें छोड़ी नहीं जाती, बस भुला दी जाती हैं। अब उसके इस जवाब से मैं क्या समझता, मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद से उसका फोन नंबर भी बंद हो गया। समय बीत गया। मैं अपने देश लौट आया। मैंने थीसिस पूरी की, अपनी नौकरी बदल ली। जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे वही कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, धीमी, नपी तुली, ठीक मेरे पीछे चलती हुई। मैंने कई बार सोचा कि शायद कोई गैर कानूनी तरीके से वहां रह रहा होगा, कोई क्रिमिनल, पुलिस से भागा हुआ कोई भगोड़ा, या कोई मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि गलियारे की धूल में वो उभरते कदम कैसे बन रहे थे, और वॉकी टॉकी में वो फुसफुसाहट वो किसकी थी, और सीढ़ियों पर वो मलबा जो कुछ देर पहले वहां पर नहीं था, वो वहां पर कहां से आया। और अगर वहां कोई रहता था तो उसने खुद को क्यों छुपाया हुआ था, उसने सामने आकर मदद क्यों नहीं मांगी। और सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर यामामोतो अचानक क्यों गायब हो गए। क्या उन्हें पहले से कुछ पता था? क्या उन्होंने जानबूझकर मुझे वहां भेजा था, या क्या उन्होंने भी ऐसा कुछ देख लिया था जिसने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। आज भी जब भी मैं नक्शे पर उस छोटे से द्वीप को देखता हूं तो मेरे भीतर एक सिरहन सी दौड़ जाती है। आधिकारिक रिकॉर्ड कहता है कि वो एक ऐतिहासिक स्थल है, एक खंडर, एक स्मारक। लेकिन मेरे लिए वो एक खाली जगह नहीं है, बल्कि
वहां कोई है। कौन, ये मैं भी नहीं जानता। ये कहानी पिछले साल की है। उस वक्त मैं सिर्फ 22 साल का था। मैं अपने काम से इतना थक चुका था कि हर रोज सुबह उठना भी मुझे बोझ लगने लगा। मैं अपनी जिंदगी से दूर भागना चाहता था। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता दूं कि मेरा अतीत काफी उलझा हुआ रहा है। कुछ ऐसे अध्याय थे जिन्हें मैं पीछे छोड़ना चाहता था, उन्हें पूरी तरह से भुलाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी कुछ दिनों के लिए पूरी तरह गायब हो जाने की, अकेले रहने की, किसी से बात ना करने की और फोन बंद रखने की। हम सब कभी ना कभी ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जहां बस शांति चाहिए होती है। मेरे ऑफिस में भी सभी को मालूम था कि मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूं। कुछ ने तो कहा कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। तब एक दिन मेरे एक सहकर्मी ने मुझे मेन राज्य के तट से थोड़ी दूर स्थित एक पुराने से द्वीप के बारे में बताया, एक छोटा सा आइलैंड। उसकी बातों से लग रहा था कि वो जगह जानबूझकर बोरिंग बनाई गई है, एकदम उबाऊ। वहां नाइट लाइफ बिल्कुल नहीं थी, माने शाम ढलते ही पर्यटक वहां से वापस चले जाते थे। ज्यादातर लोग सिर्फ दिन में फेरी नाव लेकर वहां आते, कुछ घंटे घूमते और सूरज ढलने से पहले वहां से चले जाते। उसने कहा कि अगर कोई वहां रात भर रुक जाए तो द्वीप सिर्फ उसी का होता है, क्योंकि दूसरे सारे पर्यटक वहां से जा चुके होते हैं और ऐसे में वो पूरा द्वीप सिर्फ तुम्हारा होता है, कोई और इंसान नहीं, बस तुम और समुद्र की आवाजें, एकदम सुकून, एकदम शांति। ये सुनते ही मुझे लगा कि यही जगह मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैं वहां जाकर कुछ दिन अकेला रहना चाहता था, दुनिया से कटकर, अपनी परेशानियों से दूर। मैंने इंटरनेट पर खोजा तो मुझे छुट्टी मनाने के लिए उस आइलैंड में एक छोटा सा घर किराए पर मिलता दिखा। वो समुद्र के किनारे अकेला बना हुआ एक कॉटेज था। उसकी कीमत इतनी कम थी कि शुरू में मुझे थोड़ा सा शक हुआ। बाकी जगहों से काफी सस्ता था और वो भी एकदम खाली पड़ा था। आमतौर पर अगर कभी ऐसी कोई चीज दिखे सस्ते दामों में जिसे कोई ना ले रहा हो तो थोड़ा सतर्क, थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन उस समय मैं बहुत ज्यादा परेशान और थका हुआ था, सोचने समझने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत बुकिंग कर दी। बस कुछ बटन दबाए और मेरा काम हो गया। मैं एक फेरी नाव से उस आइलैंड में पहुंचा और समुद्र के किनारे उस कॉटेज में पहुंचकर पता चला कि वो सचमुच बहुत छोटा था। सिर्फ एक ही कमरा था, अंदर एक सिंगल बेड, एक छोटा सा अनयूज्ड किचन और एक बाथरूम। वो कॉटेज या केबिन कह लो, वो समुद्र के पानी से थोड़ा दूर था। वो केबिन 3 तरफ से घनी झाड़ियों से कवर था, मानो जैसे कोई फेंस हो। सामने सिर्फ समुद्र की ओर खुलती एक खिड़की थी, उस पर पतला सा पारदर्शी पर्दा लटका हुआ था। वो पर्दा इतना पतला था कि बाहर से अंदर या अंदर से बाहर देखा जा सकता था। उस केबिन की दीवारें इतनी पतली थी कि हवा के झोंके भी कान के पास गूंजते थे। दरवाजे पर कुंडी थी और एक डेडबोल्ट और चेन लॉक लगा हुआ था। दोपहर के बाद आखिरी फेरी नाव उस द्वीप पर पहुंची। मैं शाम को थोड़ा घूमा। उस द्वीप में ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ एक लोग थे जो शाम होने से पहले धीरे धीरे वापस जाने लगे। सूरज ढलते ही वो पूरा का पूरा द्वीप खाली हो गया। वहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोई कारों की आवाज नहीं थी, कोई इंसान का शोर नहीं, बस लहरों की आवाज और हवा की सरसराहट। वहां उस द्वीप में मैं एकदम अकेला था। वो पल बेहद खूबसूरत लग रहा था। लंबे समय बाद पहली बार मैंने सुकून महसूस किया। वहां बोट हाउस के पास एक छोटा सा पब था। मैंने दूर से देखा, वहां लाइटें जली हुई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां पर कोई रुका होगा, क्योंकि मुझे लगा था कि उस पूरे आइलैंड में मैं एकदम अकेला हूं। मैं पैदल चलता हुआ
उस पब में गया। उस पब की बारटेंडर अभी वहीं मौजूद थी। मैंने डिनर ऑर्डर किया और खाने लगा। बारटेंडर काफी मिलनसार थी। बातों बातों में मैंने उसे बताया कि मैं किस केबिन में ठहरा हूं। यह सुनकर उसका चेहरा अचानक से बदल गया। उसने अजीब नजरों से मुझे देखा, मानो जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो बोली नहीं। उस पब से वापस लौटते समय मुझे रास्ते में एक छोटी सी नाव बांधने की जगह दिखी। वो एक गुफा जैसे हिस्से में छुपी हुई थी, लगभग मुझसे 100 गज दूर। वहां एक नीली मोटर बोट लंगर डालकर खड़ी थी। द्वीप पर जो बाकी नावें थी वे बड़ी बड़ी मछली पकड़ने वाली नावें थी। वो छोटी मोटर बोट उनसे अलग और थोड़ी अजीब लग रही थी। मैंने इस बात को मन में नोट किया, लेकिन उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 10:30 बजे मैं अपने कॉटेज में पहुंचा, अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दरवाजे पर डेड बोल्ट लगाया और उसमें चेन भी चढ़ाई कि रात को अगर कोई दरवाजे पर आ जाए तो मैं बिना दरवाजा पूरा खोले उनसे बात कर सकूं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं थका हुआ था। मेरे फोन की बैटरी भी लगभग खत्म होने वाली थी। मैंने उसे चार्जिंग पर लगाया, लेकिन फोन का चार्जर खराब निकला। यह शायद इलेक्ट्रिक बोर्ड में ही कोई दिक्कत थी। मैंने उस कमरे में मौजूद सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स ट्राई किए, लेकिन फोन चार्ज ही नहीं हुआ। बैटरी बहुत कम बची थी, शायद आधे एक घंटे में डेड हो जाती। मुझे फेरी नाव में वापस जाने के लिए फोन की जरूरत पड़ती, क्योंकि टिकट फोन में ही था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी सो जाते हैं, सुबह को देख लेंगे। थकान इतनी थी कि तकिए में सिर रखते ही मुझे नींद आ गई। पिछले कई दिनों की मेरी नींद जो पूरी नहीं हुई थी वो वहां पूरी होने लगी। करीब आधी रात में अचानक मेरी नींद खुल गई। समझ नहीं आया कि मुझे किस चीज ने जगाया। कोई सपना था या सच में कोई आवाज थी। कुछ पल तक मैं बिल्कुल चुपचाप लेटा रहा। मैं सांस भी धीरे ले रहा था ताकि अपने आसपास की आवाज को सुन सकूं। तभी मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी। कॉटेज के बाहर कंकड़ वाली जमीन पर किसी के चलने की आहट। आवाज बहुत पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो या फिर धीरे धीरे टहल रहा हो। कंकड़ों पर जूते रगड़ने की हल्की सी चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। कदम बहुत धीमे थे। हर कदम के बाद लंबा सा विराम लग जाता, फिर एक और कदम आगे बढ़ता, फिर सन्नाटा छा जाता और फिर एक और कदम। कोई बहुत धीमे धीमे चल रहा था। ये किसी जानवर के कदमों की आवाज नहीं थी, ना ही पत्तों की सरसराहट। ये साफ साफ इंसानी कदमों की आहट थी, जैसे कोई जानबूझकर धीरे चल रहा हो ताकि अंदर वाले आदमी को पता ना चले कि वो बाहर है। अब मेरा गला सूखने लगा। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि लगा शायद मेरी धड़कनों की आवाज भी बाहर तक सुनाई दे रही होगी। उस सुनसान जगह पर आधी रात में ठीक मेरे दरवाजे के सामने कोई खड़ा था, और वो जो खड़ा था वो भी बिल्कुल जल्दी में नहीं था। वो आराम से पूरा समय ले रहा था। न जाने उसका क्या मकसद था। मैंने बिस्तर पर जरा सी करवट बदली ही थी कि बाहर चल रहे कदम तुरंत थम गए, जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगा दिया हो। उसके बाद जो खामोशी छाई वो पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। मैं बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा। हल्की सी हरकत करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में ढोल की तरह गूंज रही थी। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये मेरा भ्रम है, शायद कोई छोटा जानवर होगा या हवा से कंकड़ हिल रहे होंगे। मैं लॉजिक ढूंढ रहा था, क्योंकि सच को स्वीकार करना
ज्यादा डरावना था। मैं छत की तरफ घूरता रहा, अंधेरे में अपनी ही सांसों की आवाज गिनता रहा। फिर कुछ मिनट बाद वही आहट दोबारा शुरू हुई। इस बार कदम और भी साफ सुनाई दे रहे थे, धीरे धीरे, नपे तुले। और अब इसमें कोई शक नहीं था कि वो सीधे दरवाजे की तरफ आ रहे हैं। हर कदम के साथ मेरे सीने की धड़कन और तेज हो रही थी, और फिर वो कदमों की आवाज ठीक दरवाजे के सामने आकर रुक गई। मेरा दिल जैसे गले तक आ गया। मैं खुद को पूरी तरह शांत रखने की कोशिश कर रहा था, सांस धीरे धीरे ले रहा था ताकि जरा सी भी आवाज ना हो। अचानक बाहर किसी ने फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी दरवाजे के नीचे से छोटी सी दरार से अंदर झांकने लगी। हल्की सी सफेद किरण कमरे के फर्श पर तैर गई। मेरा शरीर डर के मारे एकदम सुन्न रह गया। कुछ सेकंड बाद रोशनी बंद हो गई और फिर दरवाजे के हैंडल के घूमने की आवाज आई। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली और मन ही मन दुआ मांगने लगा। दरवाजे पर डेडबोल्ट लगा हुआ था। हैंडल हिला लेकिन दरवाजा खुला नहीं। मुझे उम्मीद थी कि बाहर जो भी खड़ा है वो कुछ देर कोशिश करेगा और फिर वहां से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद उसने फिर से जोर लगाया, इस बार और ताकत से। फिर अचानक उसने दरवाजे पर एक तेज धक्का मारा। दीवारें कांप उठी। हर धक्के के साथ लकड़ी की चरमराहट गूंज रही थी। वो रुक रुक कर नहीं बल्कि बार बार पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हर झटके पर मेरा शरीर सिहर उठता। अब मुझे लगा कि सिर्फ डरना काफी नहीं था, मुझे कुछ करना होगा। मैं अचानक बिस्तर से कूदा। पैर जमीन पर पड़ते ही ठंड का एहसास हुआ, लेकिन उस समय मुझे कुछ और महसूस नहीं हो रहा था। मैं दरवाजे के ठीक पीछे जाकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। अगर दरवाजा टूटता तो मैं तैयार था। कम से कम अचानक हमले से बचने के लिए तो मैं तैयार ही था। लेकिन फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। बाहर खड़े इंसान ने दरवाजे पर धक्के देना बंद कर दिया। बाहर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। बाहर सिर्फ एक गहरी खामोशी थी और दूर से आती समुद्र की लहरों की आवाज। मैं वहीं दरवाजे के किनारे पर दीवार से सटकर खड़ा रहा। मैंने सांस रोक कर रखी हुई थी। कान पूरी तरह चौकन्ने रखे हुए थे। वो कुछ सेकंड जो मुझे मिनटों जैसे लगे, और फिर वो आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, बिल्कुल दरवाजे के बाहर से। मैं जानता हूं तुम अंदर ही हो लियो। ये सुनकर मेरे गले से आवाज निकलने ही वाली थी, लेकिन मैंने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखा। वो आवाज किसी अनजान आदमी की थी, ठंडी, आत्मविश्वास से भरी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो मेरा नाम जानता था। उसे पता था कि मैं अंदर हूं। उसे पता था कि मैं कौन हूं। उसके बाद बाहर वो कदम धीरे धीरे दरवाजे से हटे। एक पल के लिए लगा कि शायद वो चला गया, लेकिन नहीं। आहट फिर सुनाई दी, इस बार उस कॉटेज के, उस केबिन के साइड से। वो बाथरूम की दीवार के पास से गुजरा। कंकड़ों पर बूट रगड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो सीधा सामने से हटकर अब उस केबिन के चारों ओर घूम रहा था, जैसे मुझे घेर रहा हो, जैसे जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा हो। मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत हौसला बचा था वो भी खत्म हो गया। अपना नाम उसकी जबान से सुनने के बाद मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। चक्कर सा आने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, वो कैसे जानता है कि मैं यहां हूं, और क्यों वो मेरे साथ ये डरावना खेल खेल रहा है। सच कहूं तो वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। वो
उस केबिन के चारों तरफ घूमता रहा। कदमों की आवाज कभी खिड़की के पास से सुनाई देती तो कभी मेरे पीछे दीवार के पास से। हर बार लगता जैसे वो जानबूझकर धीरे चल रहा हो ताकि मुझे हर कदम साफ सुनाई दे। समय जैसे रुक सा गया था। शायद 20 मिनट बीते थे या शायद 1 घंटा, मुझे नहीं पता। उस हालत में समय का कोई मतलब नहीं रह जाता। बस एक ही ख्याल दिमाग में घूम रहा था, या तो दरवाजा तोड़ दो और जो करना है कर लो, या फिर यहां से चले जाओ। मुझे वो इंतजार और वो डर सहना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार वो कदमों की आवाज दूर जाने लगी। पहले धीमी हुई, फिर दूर और फिर लगभग गायब। कुछ सेकंड्स बाद डॉक की दिशा से, वहीं से जहां नावें बांधी जाती हैं, वहां से छोटे मोटर बोट का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। वो आवाज रात की खामोशी में बहुत साफ सुनाई दे रही थी। इंजन की गड़गड़ाहट धीरे धीरे दूर होती गई और फिर पूरी तरह फीकी पड़ गई। वो वहां से चला गया था, लेकिन मेरे अंदर का डर नहीं गया। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। हाथ में जो भी भारी चीज मिली उसे पकड़कर दरवाजे के पास ही बैठा रहा। हर छोटी आवाज पर मैं चौंक जाता। बाहर हल्की सी हवा भी चलती तो लगता मानो जैसे वो लौट आया है। पूरी रात मैंने ऐसे ही जागते जागते गुजारी। सुबह की हल्की रोशनी जब खिड़की से अंदर आई तब जाकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। सूरज निकल चुका था। मैं धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकला। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। बाहर रेत पर साफ साफ भारी बूटों के निशान थे, गहरे ताजा निशान। वे निशान उस केबिन के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात में आवाज आ रही थी। फिर वे निशान सीधे डॉक की तरफ चले गए, वहीं जहां पिछली रात मैंने वो मोटर बोट बंधी हुई देखी थी। मैं काफी देर तक उन निशानों को घूरता रहा। कोई सचमुच पिछली रात वहां आया था, जिसने मेरा नाम लिया, मुझे डराया और फिर ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगला दिन किसी धुंध की तरह बीता। अब दिन में धीरे धीरे पर्यटक आने लगे थे। मैंने एक फेरी नाव पकड़ी और शहर वापस आ गया। बाहर से सब सामान्य लग रहा था। लोग हंस रहे थे, गाड़ियां चल रही थी, जिंदगी अपनी रफ्तार में थी। लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। डर एक बीज की तरह मन में बैठ चुका था, गहरा और चुपचाप। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो व्यक्ति उस द्वीप का रहने वाला नहीं था। वो मोटर बोट से आया था। इसका मतलब साफ था, वो सीधे मेरे लिए ही वहां आया था। उसे पता था कि मैं किस केबिन में ठहरा हूं। उसे मेरा नाम पता था। उसे यह भी पता था कि मैं उस रात वहां मौजूद हूं। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। मैंने अपने सहकर्मी से बात की, जिसने मुझे उस जगह के बारे में बताया था। उसने कसम खाई कि उसने किसी और को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसकी आंखों में सच्चा डर दिख रहा था। वो खुद भी घबराया हुआ लगा। मैंने उस पर विश्वास किया, लेकिन सवाल वहीं के वहीं रह गए। मेरा अतीत बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। मैंने जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे दुश्मन भी बन सकते हैं। यह सोचकर दिल बैठ जाता है कि शायद कोई मुझे ढूंढ रहा है। पर फिर वही सवाल कि कैसे उसे पता चला कि मैं किस द्वीप पर जा रहा हूं, किस तारीख को जा रहा हूं, किस केबिन में रुकूंगा। ये सब उसे कैसे मालूम? क्या वो पहले से ही मुझे देख रहा था? क्या वो कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था? ये सारे सवाल मेरे मन में उथल पुथल मचाने लगे। कभी कभी उस रात को फिर से याद करता हूं। दरवाजे पर पड़ते धक्के, कंकड़ों पर बूटों की आवाज और वो ठंडी आवाज जो मेरा नाम ले रही थी।
आज भी मैं वही काम करता हूं, उसी घर में रहता हूं जहां पहले रहता था। बाहर से कुछ भी नहीं बदला, लेकिन अंदर सब बदल गया है। अब जब रात को कोई गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है तो मैं चौकन्ना हो जाता हूं। अगर सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है तो दिल एक पल के लिए रुक जाता है। मैं हमेशा दरवाजा 2 बार चेक करता हूं, खिड़कियां बंद है या नहीं कई बार देखता हूं। मेरे सभी दोस्त जिनसे मैंने उस रात के बारे में बात की, वो कहते हैं कि अगर कोई खतरा होता तो अब तक कुछ ना कुछ हो चुका होता। शायद वो आदमी सिर्फ डराने आया था। शायद कहानी का असली अंत अभी बाकी है, और ये सोचकर आज भी मेरा शरीर सिहर उठता है, क्योंकि अगर वो फिर आया तो शायद इस बार वो दरवाजा तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। मैं आज भी डरा डरा सा रहता हूं। ये बहुत साल पहले की बात है, करीब 10 साल से भी ज्यादा पुरानी। उस समय मेरे कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। मैं इतिहास का छात्र था और अपनी आखिरी रिसर्च यानी थीसिस में पूरी तरह व्यस्त था। मेरी थीसिस का विषय था ऐसी संस्थाएं जो अब पूरी तरह बंद हो चुकी हैं, जैसे पुराने अस्पताल, पागलखाने, नशा मुक्ति केंद्र। खासकर वे जगहें जो किसी बड़े शहर के अंदर या उसके आसपास होते हुए भी पूरी तरह से अब खाली पड़ी हैं। जिन जगहों पर मैं लिख रहा था उनमें से एक थी नॉर्थ ब्रदर आइलैंड। ये ईस्ट रिवर के बीच में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो पेड़ों और झाड़ियों से ढका हुआ है। तकनीकी रूप से ये न्यूयॉर्क सिटी का ही हिस्सा है, लेकिन कई सालों से पूरी तरह खाली पड़ा है। जहां तक मुझे पता है आज भी वो हिस्सा वैसा ही है जैसा कई साल पहले था। हालांकि मैं कई सालों से न्यूयॉर्क गया नहीं, इसलिए पक्के तौर पर नहीं कह सकता। संक्षेप में उसका इतिहास ये है कि वहां पहले एक क्वारंटाइन अस्पताल हुआ करता था। बाद में वो नशा मुक्ति केंद्र यानी एक रिहैब सेंटर बना दिया गया। फिर धीरे धीरे उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया और वहां आम लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई। अगर वहां कुछ बदलाव नहीं है तो मेरे ख्याल से आज भी वहां जाने के लिए खास परमिट की जरूरत पड़ेगी। सच कहूं तो आजकल अमेरिका में सुरक्षा काफी सख्त है, इसलिए संभव है कि अब वहां पहले से ज्यादा निगरानी होती हो। मैं उस जगह के बारे में लिख तो रहा था, पर मैंने कभी सच में वहां जाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वो पूरी तरह गैरकानूनी होता। लेकिन एक रात जब मैं अपने 2 दोस्तों जैनी और जेसी के साथ बैठकर पी रहा था, तो मैंने यूं ही नशे में उसका जिक्र कर दिया। शायद मैं इस बात से चिढ़ा हुआ था कि मेरी थीसिस बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और मैं खुद भी उस समय काफी आलसी हो गया था। आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे दोस्त जेसन और जेसी दोनों इतिहास के छात्र नहीं थे, फिर भी मेरी थीसिस में उन्होंने गहरी दिलचस्पी दिखाई। मैंने उन्हें उन जगहों के बारे में कुछ रोचक बातें बताई जिन पर मैं काम कर रहा था। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से एक जगह उसी शहर में है जहां पर हम बैठे थे, तो ये जानकर वे पूरी तरह एक्साइटेड हो गए। हम तीनों उस समय अर्बन एक्सप्लोरेशन के उस रोमांचक और थोड़ा जोखिम भरे ट्रेंड में काफी रुचि रखते थे। उस दौर में यह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय था। छोड़ी गई इमारतों में जाना, उनकी तस्वीरें लेना और एक अलग तरह का रोमांच महसूस करना, ये नौजवानों को काफी अच्छा लगता था। मेरे दोस्तों को लगा कि यह जगह एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल सही है, और सच कहूं तो मैंने उसके बारे में जितना पढ़ा था और उतना ही मेरे अंदर उसे अपनी आंखों से देखने की इच्छा भी बढ़ती जा रही थी। मैं किसी भूत प्रेत के चक्कर में नहीं था, ना ही भरोसा करता था। मैं बस इतना चाहता था कि अगर मैं अपनी थीसिस में उस जगह के बारे में इतना विस्तार से लिख रहा हूं तो क्यों ना उसे खुद जाकर देख भी लूं। कुछ हफ्तों बाद रात के करीब 2 बजे हम चुपचाप बरेटो पॉइंट पार्क में घुस गए। हमारे पास 3 छोटी छोटी कायाक यानी 1 सीटर नाव जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। हमें उस आइलैंड तक जाने के लिए पानी का एक हिस्सा क्रॉस करना था,
इसीलिए हमने कायाक ली थी। वहां किनारे का एक ऐसा हिस्सा था जहां से बिना ज्यादा लोगों का ध्यान खींचे पानी में उतरा जा सकता था। वहां से द्वीप की दूरी लगभग आधा मील ही थी। हम जरूरत से ज्यादा सामान लेकर आए थे, फ्लैशलाइट, बैटरियां, पानी और कुछ स्नैक्स, शायद एहतियात के तौर पर। योजना ये थी कि लगभग 2:30 बजे निकलेंगे और उस टापू में पहुंचकर कुछ देर अंधेरे में घूमकर वहां जगह देखेंगे और सूरज उगने से पहले वापस लौट आएंगे। ये सब एक साथ मूर्खतापूर्ण भी लग रहा था और रोमांचक भी। ये वही किस्म का मजा था जिसमें खतरे की हल्की सी परत भी होती है। कुछ भी कहो, हमारे लिए वो रोमांचक था। कायाक को पानी में उतारना आसान रहा। पार्क उस समय पूरी तरह सुनसान था, लेकिन जैसे ही हमने चप्पू चलाना शुरू किया और द्वीप की ओर बढ़े, हमें असलियत का एहसास होने लगा। अब हमें कोई रोकने वाला नहीं था, बस हमें चप्पू चलाते रहना था। और बस उसी पल जो हमारे अंदर उत्साह था वो धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगा। हम आखिरकार द्वीप पर पहुंच गए। कायाक को किनारे तक खींचना आसान नहीं था, क्योंकि चारों तरफ घनी झाड़ियां और लंबी घास थी। हमें सरकंडों को हटाकर किसी तरह पैर रखने लायक जगह बनानी पड़ी। जब हम ठीक से जमीन पर खड़े हो पाए तो कुछ पल चुपचाप इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन चांद की हल्की रोशनी और हमारी टॉर्च की मदद से चीजों का आकार साफ दिखाई देने लगा। सबसे पहले जो चीज मैंने महसूस की वो चीज थी गहरा सन्नाटा। सुनने में ये बात आम लग सकती है, लेकिन सोचिए, हम अब तकनीकी रूप से न्यूयॉर्क सिटी में ही थे। हमारा शहर बस आधा मील दूर था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सुनसान वीरान जगह पर हो, जहां कोई इंसान नहीं रहता, दुनिया से अलग थलग। हम धीरे धीरे उस द्वीप में अंदर की तरफ बढ़े। कुछ ही मिनटों में जेसन और जेसी को समझ आ गया कि ये द्वीप उनकी सोच से कहीं बड़ा है। मैंने उन्हें पहले ही बताया था, नक्शा भी दिखाया था, लेकिन शायद उन्होंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जर्जर खंडर नुमा इमारतें दिखने लगी। कुछ आधी गिरी हुई, कुछ पूरी तरह से बेलों से ढकी हुई। एक जगह जैसी रुक गया। एक पेड़ इमारत की दीवारों को चीरता हुआ बीचों बीच उगा हुआ था, मानो जैसे उस इमारत को प्रकृति ने 2 हिस्सों में बांट दिया हो। जैसी ने कहा कि ये किसी पोस्ट एपोकैलिप्टिक वीडियो गेम की तरह लग रहा है। वो गलत नहीं था। प्रकृति ने उस जगह को इस तरह अपने कब्जे में ले लिया था जैसे वो नहीं चाहती थी कि इंसानों का कोई अस्तित्व या उसका प्रमाण वहां पर दिखाई दे। अगर मुझे उस जगह का इतिहास न पता होता तो मैं भी सोचता कि ये जगह सदियों से खाली पड़ी है। हम कुछ ऐसी इमारतों में गए जो बाकी इमारतों की तुलना में कम टूटी फूटी थी। जैसे ही हम टॉर्च की रोशनी कमरों में डालते, ऐसा लगता मानो समय वहीं रुक गया हो। वहां धूल जमी हुई थी, दीवारें उखड़ी हुई थी, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर जैसे ठहरा हुआ था। एक बड़े कमरे के पास जेसन को जमीन पर आधी भरी हुई स्प्रे पेंट की कैन मिली। वो तुरंत खुश हो गया और बोला कि दीवार पर कुछ लिखते हैं। जैसी भी उसके साथ तैयार हो गया। मैंने उन्हें रोका। मुझे लगा कि ये सब करना इस जगह और इसके इतिहास के साथ गलत होगा। कभी यहां लोग रहते थे, कुछ लोग यहीं बीमार पड़े और शायद उनकी मौत भी यहीं हुई। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि दीवारों पर तो पहले से ही बहुत ग्रेफिटी बनी हुई है, एक और लिख देने से क्या ही फर्क पड़ेगा। बहस करते करते मैं थक गया। मैंने साफ कहा कि मैं उन्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन ये सब देखने के लिए वहां रुकूंगा भी नहीं। और यही मेरी गलती थी। मैं उन दोनों को उसी कमरे में छोड़कर वहां से आगे बढ़ गया। जैसे जैसे मैं उनसे दूर होता गया, मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी। जब आप किसी के साथ होते हैं तो डर कम लगता है, लेकिन जब आप अकेले हों तो हर छोटी आवाज, हर हल्की सी परछाई भी डराने लगती है। मैं
एक लंबे गलियारे से गुजर रहा था। शायद वो पुराने अस्पताल का हिस्सा था। तभी आगे कहीं से जैसी की आवाज सुनाई दी। उसने मेरा नाम पुकारा। मैं रुक गया। आवाज साफ थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। मैं उस आवाज की ओर बढ़ा, लेकिन दिमाग में सवाल उठे कि वो तो मेरे पीछे उस कमरे में था, तो वो इतनी जल्दी मेरे सामने आगे कैसे आ गया? ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उससे कहा, अब जैसी, कहाँ हो तुम? जवाब तुरंत आया, बाईं ओर के एक कमरे से। यहां अंदर। मैं दरवाजे तक पहुंचा। उस कमरे के अंदर का अंधेरा गलियारे से भी ज्यादा गहरा था। मैंने बिना सोचे अंदर कदम रखा और फ्लैशलाइट घुमाई। रोशनी कमरे के कोने पर पड़ी। तब मैंने देखा एक लंबी आकृति दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी थी। एक पल को लगा वो मेरे दोस्तों में से कोई है, लेकिन नहीं, वो बहुत लंबा था, कम से कम 6.5 फीट लंबा। डर के मारे मेरी चीख निकली। मैं वहां से तुरंत भागा। मैं पूरे जोर से जेसन और जैसी का नाम पुकारता रहा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था कि सीना फाड़कर बाहर ही निकल आएगा। मैं अपने दोस्तों से वहीं मिला जहां पर आखिरी बार उनसे अलग हुआ था। मुझे भागता देखकर वो भी भागने लगे। हम तब तक नहीं रुके जब तक हम समुद्र के किनारे अपनी कायाक तक नहीं पहुंचे। मैंने उन्हें सब बताया। पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर जैसे ही हमने कायाक पानी में डाले, पीछे अंधेरे से एक कराहने की आवाज सुनाई दी, किसी बूढ़ी औरत की, दर्द में सिसकती हुई। उस कराहट को सुनकर हम तीनों के शरीर जम से गए। फिर बिना कुछ बोले हम पानी में उतरे और वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। अपनी अपनी कयाकों में चप्पू चलाते हुए हमारे हाथ कांप रहे थे। आज तक मैं उस आवाज को नहीं भूल पाया। वो जैसी की ही आवाज थी जिसने मुझे बुलाया था, लेकिन जैसी उस कमरे में नहीं था। जैसी तो जेसन के साथ था। पता नहीं वो 6.5 फीट लंबा आदमी कौन था, पर जो भी था बेहद भयानक था। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उस रात जो हुआ उसे किसी तर्क, किसी लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। वहां कोई तो था, कोई जो मेरा नाम जानता था और जो जैसी की आवाज हूबहू निकाल सकता था। आज भी उस रात को याद करता हूं तो हम तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इन कहानियों को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।